स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स। इसके हम शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे। ये चैप्टर आपको कहाँ का काम आएगा आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जेड जेड क्या है? ए प्लस आइटा बी। और एक जेड टू ले लेते हैं सी प्लस आइटा डी, और जेड वन लिया ए प्लस आइटा बी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो आइटा के पास जो लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट होगा, तो बी और डी होगा इमेजिनरी पार्ट, और ए एंड सी क्या हो जाएगा? रियल पार्ट। आइटा की वैल्यू रूट माइनस वन होती है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस रूट माइनस वन होती है। आइटा की वैल्यू रूट माइनस वन और आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन। तो हम बात करते हैं एडिशन की, ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी। तो रियल पार्ट एक साथ ऐड होंगे, कॉमन में आएगा आइटा और इमेजिनरी पार्ट। वही चीज़ होगी मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में ध्यान देना, ए मल्टीप्लाई होगा सी से फिर डी से, तो आएगा हमारे पास ए सी माइनस बी डी प्लस आइटा ए डी प्लस बी सी। जो हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं वो है इन्वर्स। ए प्लस आइटा बी का इन्वर्स। ए प्लस आइटा बी का इन्वर्स है, ऊपर पावर माइनस वन है तो नीचे ला के प्लस करेंगे। फिर जो बीच में जो साइन होता है ये हमने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा है, और नाइन्थ टेंथ में ये स्टार्ट हो जाता है, तो माइनस आएगा, रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज करने पर ये सॉल्यूशन आएगा। तो ध्यान रखना, अगर एक को डिवाइड करते हैं इससे तो ये होगा रियल पार्ट, और आइटा के पास जो लिखा हुआ है इमेजिनरी पार्ट। और मोड जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको बात एक क्लियर कर देता हूँ, ये नोट्स सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए हैं, ताकि एक बार हर चीज़ अपने दिमाग में क्लिक हो जाए। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होते हैं? एक्स प्लस आइटा वाई, उसके ऊपर अगर मोड लगाया है तो एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। जेड बराबर जेड बार, तो यहाँ लिख रखा है इसका कॉन्जुगेट है जेड का कॉन्जुगेट जेड बार। जेड जेड बार क्या होता है? मोड जेड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर जेड क्या है? एक्स प्लस आइटा वाई। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन एंड जेड टू, और डिस्टेंस निकालेंगे तो मोड जेड वन माइनस जेड टू, क्योंकि जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस वो हमेशा किस में आती है? पॉजिटिव में। ज्योमेट्रिक फॉर्म की बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, आर इक्वल एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और जेड हो जाएगा आर ई की पावर आइटा थीटा, जहाँ पर ई की पावर आइटा थीटा, थीटा की वैल्यू हम थीटा प्लस टू एन पाई ले सकते हैं। तो थीटा होता है, ये हमारा आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है। आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा प्लस टू एन पाई। आर्गूमेंट जेड होता है नॉट रियल नंबर बट इट इज ए सेट। ये रियल नंबर नहीं होगा लेकिन ये सेट में से होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू होती है। जैसे हमने एक्स एक्सिस लिया, ये है वाई एक्सिस, एंगल लिया थीटा क्लॉकवाइज। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, कॉम्प्लेक्स है तो आर्गूमेंट कैपिटल आर्गूमेंट जेड, ये जो सिंगल वैल्यू होती है इसी ध्यान रखना। स्मॉल आर्गूमेंट क्या होता है? कैपिटल आर्गूमेंट प्लस टू एन पाई, एन बिलोंग टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर नंबर। और जो स्मॉल आर्गूमेंट होता है ये इसकी मल्टी वैल्यू होती है, लेकिन कैपिटल आर्गूमेंट की वैल्यू, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट, केवल सिंगल वैल्यू आएगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, आपको ये प्लेन याद होना चाहिए। फर्स्ट में थीटा है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में जाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। इसका इधर माइनस और ये पाई माइनस थीटा का नीचे लिखा माइनस पाई माइनस थीटा। तो कैपिटल आर्गूमेंट की जो बात चल रही है वो लिख रखा है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स किस पर है? मोड पर। ये चीज़ ध्यान देने की बात है। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ जेड लॉग जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू लॉग जेड लॉग मोड जेड प्लस आइटा आर्गूमेंट जेड, स्मॉल आर्गूमेंट जेड भी लिख सकते हैं, या फिर उसका फॉर्मूला कैपिटल आर्गूमेंट जेड प्लस टू एन पाई, और एन हमेशा जेड से आ रहा है, जेड यानी इंटीजर। हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। डब्ल्यू बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं लॉग मोड जेड, यही होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा आर्गूमेंट जेड। आर्गूमेंट जेड क्या होता है? कैपिटल आर्गूमेंट जेड प्लस टू एन पाई। दोनों एक ही बात है। एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉग आइटा, आइटा की लॉग आइटा और पावर है 1/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? तो हम 1/4 को बाहर ले सकते हैं। लॉग आइटा, लॉग आइटा को मैं क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस आइटा 1,
एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। और हम जानते हैं जो यहाँ पर आता है कैपिटल आर्गूमेंट, वो क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और मोड। तो वाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 0। तो टेन नोट डिफाइन किस पर होता है, पाई बाई 2 पर। 1/4 log 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 0 प्लस आइटा 5/2, आंसर आएगा आइटा 5/8। मेरी स्पीड अगर थोड़ी फास्ट लगे तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, क्योंकि रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, तो स्पीड फास्ट लेके चलेंगे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ डी से सी पर डिफाइंड है, वहाँ पर डी लेस देन, ये मतलब वो है सबसेट है सी का। एफ जेड ई की जेड और एफ जेड एक लिया कोस जेड। एफ जेड क्या हो गया, यू एक्स वाई रियल पार्ट का, और आईटा के साथ जो भी पार्ट लिखा हुआ वो इमेजिनरी पार्ट का। ई की पावर जेड, जेड को हम लिखेंगे एक्स प्लस आईटा वाई, अलग अलग खोल लेंगे, ई की पावर एक्स, ई की पावर आईटा वाई, ई एक्स, और जहाँ पर आईटा वाई लिखा हुआ था उसको लिख सकते हैं कोस वाई प्लस आईटा साइन वाई। और ई की पावर आईटा थीटा क्या होती है, कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा। ई एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पार्ट आएगा, और ये पार्ट हमारा होगा रियल पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, नोट लगा देता हूँ मैं। वी कांट ड्रॉ ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। हम कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। डोमेन क्या होता है, ए नॉन इम्पटी ओपन और कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड ए डोमेन। नॉन इम्पटी हो, ओपन हो, कनेक्टेड हो। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट जेड टेल टू 0 रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट। हमने रियल एक्सरसाइज में पढ़ा है 2 पॉइंट पर एक्स और वाई पर, तो वही यहाँ पर लिमिट यूज कर रहे हैं। पुट वाई इक्वल टू एम एक्स, अगर वाई की वैल्यू वाई इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे और वैल्यू एम आ जाती है, एम पर डिपेंड हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और एम नहीं आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ वैल्यू एम पर डिपेंड कर रही है कि एम की प्रत्येक वैल्यू पर डिफरेंट वैल्यू आएगी, इसलिए एम आ गया, तो प्रत्येक वैल्यू अलग अलग आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, एफ जेड अगर कंटिन्यूस है जेड 0 पे, इफ एंड ओनली इफ लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लिमिट की वैल्यू और पॉइंट पर वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल फंक्शन एफ डी टू सी पे डिफाइन कर रहा है फंक्शन। इट इज डिफरेंटेबल एट जेड 0 इफ लिमिट जेड टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 जेड माइनस जेड 0, और ये एग्जिस्ट करे कैसी, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए। वी डिनोट बाई एफ डैश जेड 0 इक्वल डेरिवेटिव ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड 0 पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर फंक्शन डिफरेंटेबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, और कॉन्टिन्यूस होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंटेबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ये बात। एफ जेड यू प्लस आईटा वी है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो यू एंड वी भी क्या होंगे, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस होंगे। अगर फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूस है तो यू वी भी कंटिन्यूस होंगे, बट डिफरेंटेबल होल्ड करेगी या नहीं करेगी हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट, सी आर इक्वेशन। सी आर इक्वेशन यानी कोसी रीमान इक्वेशन। एफ जेड यू प्लस आईटा वी है, और जहाँ पर ध्यान रखना, अगर यू को डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो वी होगा वाई के, ये दोनों बराबर होंगे। यू वाई बराबर होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है, वही चीज़ चल रही है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर एफ इज डिफरेंटेबल एट जेड 0, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है जेड 0 पर, तो सी आर इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन सी आर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं हम नहीं कह सकते। ये दोनों पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल, ई की पावर माइनस मोड जेड फंक्शन लेंगे, एक एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये है। ध्यान रखना, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी लेकिन फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैंने और यहाँ ले रखे हैं, आप देख लें।
सी आर इक्वेशन, वही नोट वापस आ गया आपके पास कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई द मे और मे नॉट डिफरेंटेबल, सी आर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई देन नॉट डिफरेंटेबल, नॉट सेटिस्फाई तो नॉट डिफरेंटेबल, सेटिस्फाई तो हम कह ही नहीं सकते। अब बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन एनालिटिक कब होता है? एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड जीरो। कहाँ पर जेड जीरो पर एनालिटिक होगा? अगर वो डिफरेंट टेबल है उसके नेबरहुड पे, उसके कुछ नेबरहुड पे डिफरेंट टेबल है जेड जीरो पर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? एनालिटिक। कॉन्जुगेट फंक्शन कभी एनालिटिक नहीं होती, ध्यान रखना। कोई भी कॉन्जुगेट फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक होते हैं। कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो इन्फानाइटली डिफरेंटेबल होगा, जैसे यू एंड वी ऑल्सो डिफरेंटेबल होगा। उसमें फंक्शन एनालिटिक है तो इन्फानाइटली डिफरेंटेबल होगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक इक्वेशन उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है वो अभी हम समझेंगे। एनी एनालिटिक फंक्शन रिप्रेजेंट बाई पावर सीरीज, किसी भी एनालिटिक फंक्शन को हम पावर सीरीज में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंटायर, एंटायर का मतलब होता है होल प्लेन, एंटायर का मतलब होता है होल प्लेन, मतलब पूरे पर। अगर एंटायर फंक्शन ए पॉइंट ए फंक्शन डेट इज एनालिटिक इन हुज कॉम्प्लेक्स प्लेन, एफ जेड अगर कांस्टेंट है तो एनालिटिक होगा, पोलिनोमियल है तो एनालिटिक होगा, फंक्शन साई जेड कोस जेड एनालिटिक होता है। अगर दो फंक्शन एंटायर हैं तो वापस सम, दो फंक्शन एंटायर हैं तो उनका सम भी क्या हो जाएगा? एंटायर। जैसे ई जेड और जेड, अगर सम ऑफ एक फंक्शन एंटायर लेते हैं एक नॉन इंटायर लेते हैं तो कभी भी इंटायर नहीं होगा। ई जेड इंटायर होता है लेकिन लॉग जेड इंटायर फंक्शन नहीं होता। ई जेड होता है लेकिन लॉग जेड नहीं होता। सम ऑफ टू नॉन इंटायर फंक्शन, अगर दो फंक्शन है नॉन इंटायर है तो उनका सम इंटायर होगा या नहीं कह नहीं सकते। लॉग जेड इंटायर नहीं है, माइनस लॉग जेड भी इंटायर नहीं है, लेकिन सम करने पर जीरो आ गया और ये क्या हो गया? इंटायर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा इंटायर होता है। एफ जेड इज नॉट इंटायर फंक्शन देन एफ जेड बार एंड, या तो एफ जेड के ऊपर बार, ये फंक्शन के पूरे पर बार, इज नेवर एंटायर फंक्शन। लेट एफ जेड बी इंटायर फंक्शन, एफ जेड इज डिफरेंट टेबल एट ईच पॉइंट ऑन सी। लेट एक फंक्शन है यू प्लस आई टी, फिर इंटायर है, यू जीरो है तो फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, यू एक्स जीरो वी वाई जीरो यू वाई जीरो, सी आर इक्वेशन हमने यहाँ अप्लाई कर दी, वही चीज़ यहाँ है, ये सब वही है। मॉड जेड इंटायर है तो फंक्शन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए बस। एफ जेड इज कांस्टेंट, एफ जेड ऑल्सो कांस्टेंट। द इमेज ऑफ एफ जेड लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन देन एफ इज कांस्टेंट। किसी फंक्शन की इमेज अगर स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल है वाई वी इक्वल टू एम यू प्लस सी। हाँ, हम बात कर रहे थे हार्मोनिक फंक्शन, ये रहा हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक्स का दो बार डेरिवेटिव प्लस फंक्शन वाई का दो बार डेरिवेटिव और उनका सम आ जाए जीरो, तो फंक्शन क्या होगा? हार्मोनिक होगा। फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है डब्लू, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है हमें, निकालना है, निकाल सकते हैं। देखो निकालने का यू दे रखा है, रियल पार्ट यू हो गया यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट हो गया टू एक्स वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स किया, वो किसके बराबर होगा? डेल यू अपॉन डेल वाई। दोनों का इंटीग्रेशन लेंगे, वी आ जाएगा, टू एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर बाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टू एक्स वाई और फंक्शन आ गया 5x। ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट आ गया, मतलब रियल पार्ट देगा तो इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और इमेजिनरी पार्ट देगा तो रियल पार्ट निकालेंगे। फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है देन फंक्शन हार्मोनिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो चेक करने का आसान तरीका है कि वो हार्मोनिक इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई। कुछ एग्जाम, कुछ पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर साइन जेड है तो की पावर आइटा जेड माइनस की पावर माइनस आइटा जेड अपॉन टू आइटा, लेकिन जैसे ही हाइपरबोलिक फंक्शन लेंगे आइटा कैंसिल हो जाएगा। वैसे कोस जेड में माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस, और नीचे आइटा नहीं आता, ध्यान देने वाली बात है।
लेकिन हार्मोनिक में आइटा गायब हो जाएगा बस। साइन जेड में नीचे आइटा आता है, कोस जेड में नीचे आइटा नहीं आता। और ये तो हम जानते ही हैं, साइन इसका थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1, इसकी पावर ऊपर n है तो थीटा के बगल में n आ जाएगा। ठीक, साइन जेड कोस जेड ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन है कोस जेड, इनका पीरियोडिक कितना है 2 पाई। साइन आइटा जेड तो आइटा बाहर आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक जेड लग जाएगा। वैसे कोस के साथ है तो आइटा बाहर नहीं आएगा लेकिन कोस हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो साइन आइटा जेड बराबर क्या होता है, आइटा साइन हाइपरबोलिक जेड, और कोस आइटा जेड बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक जेड। कोस जेड, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आइटा वाई, इसको कोस ए प्लस बी से खोल लेंगे हम, वैसे साइन को खोल लेंगे। साइन जेड के ऊपर लगाओ या केवल जेड के ऊपर लगाओ, एक ही बात है। कोस जेड के ऊपर मोड लगाओ या कोस जेड के ऊपर यहाँ लगाओ मॉडुलस, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, कॉन्जुगेट कहीं भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब साइन जेड का कॉन्जुगेट या साइन जेड का कॉन्जुगेट एक ही बात है, वही कोस में है। ए पीरियोडिक फंक्शन नेवर वन वन इज गिवन डोमेन, ठीक है। ई की पावर 2 आइटा ई की पावर 0 इक्वल टू 1, इसको हमने सोल्व कहाँ से किया, वही कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से। एक दूसरा मेथड है जिसे हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड को मैं कहूँगा कि आप नेगलेक्ट करो। सी आर इक्वेशन इज वेरी गुड इक्वेशन और सबसे बेस्ट है। तो दूसरा मेथड था वो यही था, बता देता हूँ। एफ जेड है, इंटीग्रेशन करेंगे फाई 1 जेड 0 आइटा फाई 2 जेड 0। अगर यू दे रखा है तो ये लेंगे और वी दे रखा है तो बीच में सिर्फ प्लस ले लेंगे। यू को एक्स के सापेक्ष या एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और एक्स की जगह 0 जेड और वाई की जगह 0, फिर वही वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0, सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। हमारे पास यू दे रखा है तो वी की वैल्यू आएगी, वी दे रखा है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एफ जेड अगर एनालिटिक है, इसका कॉन्जुगेट एफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली एफ जेड इज कांस्टेंट। अगर एफ जेड एनालिटिक है, उसका कॉन्जुगेट एनालिटिक कब होगा, तो एफ जेड ही हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। फिर आगे हम देखते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जेड इक्वल टू जेड 0 पर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, बट उसके नेबरहुड में एनालिटिक हो, तब हमारे पास क्या आता है, सिंगुलर पॉइंट आता है। तो किसी पॉइंट पर तो एनालिटिक नहीं है लेकिन उसके नेबरहुड में एनालिटिक हो जाए, ठीक है। एफ जेड इज नो वेयर एनालिटिक implies there is any singular point of z, f z equal to z bar, ठीक है। सिंगुलर पॉइंट वही होता है जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं हो। सिंगुलरिटी 3 टाइप की होती है, पहली होती है आइसोलेटेड, दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड। 2 टाइप है इंपॉर्टेंट, 3 नहीं 2 हैं। आइसोलेटेड में हम 3 टाइप पढ़ते हैं, पहला आइसोलेटेड, दूसरा नॉन आइसोलेटेड। जेड 0 पर सिंगुलरिटी है बट नेबरहुड में नहीं हो, और नॉन आइसोलेटेड नॉट ए आइसोलेटेड सिंगुलर टी इज कॉल्ड ए नॉन आइसोलेटेड। जो आइसोलेटेड नहीं है वो नॉन आइसोलेटेड हो जाएंगे। जैसे ये है 1/z-1 z-2, नीचे वाले को हम 0 के बराबर रखेंगे, हम सिंगुलरिटी निकाल लेंगे। अगर कोई फंक्शन 1 अपॉन करके ये फंक्शन इस टाइप का कोई फंक्शन आ रहा है तो ये सारे फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन आइसोलेटेड फंक्शन हो जाएंगे। 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है। अगर इनके क्वेश्चन करने हैं तो मैसेज कर देना, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, जो टॉपिक डिटेल से पढ़ना वो बता देना। ये सिर्फ क्विक रीजन के लिए है, अगर आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करना, मैसेज करना, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगी, 5 से 6 क्लास में पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे। ए सिंगुलरिटी z इक्वल टू z0 इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ एंड इफ इट इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। अगर किसी के लिमिट पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो ही वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी, ध्यान रखना। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी 3 टाइप की होती है, रिमूवल, पोल्स और एसेंशियल्स। रिमूवल 0/0 की फॉर्म में आए, पोल्स जिसमें केवल नीचे आए, और एसेंशियल जिसमें हमें जेड की पावर सारे क्या हो, नेगेटिव में हो। जैसे ये जेड है, ऊपर ले जाके किस में आ जाएगा, नेगेटिव में हो, तो वो सारी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। एक ध्यान रखना, एसेंशियल सिंगुलरिटी में नंबर ऑफ जीरोज निकलते हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लेकिन
नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी का उल्टा होता है, बस 1 कुछ करके आएगा, उसमें हमेशा पोल निकलेंगे। इसमें लिमिट पॉइंट्स ऑफ जीरोज निकलते हैं। इसमें हमारे पास कौन सी है, नॉन आइसोलेटेड है, जिसके अंदर हमारे पास पोल निकलेंगे। आगे चलते हैं। जीरोज ऑफ ए फंक्शन, ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू z0 इज सेड टू बी जीरोज ऑर्डर इफ m z0 उसकी पावर डैश डेरिवेटिव करते जाओ बराबर जीरो आ जाए। जहाँ पर जीरो नहीं आएगा वो जीरो ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एफ जेड और जी जेड, एफ का एम ऑर्डर का जीरो है, नीचे वाला एन ऑर्डर का जीरो है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो रिमूवल सिंगुलरिटी, एम बड़ा आ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर m-1 वाला, और नीचे आ रहा है तो पोल आ जाएंगे पास, ध्यान रखना। साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड, कोट जेड, सेक, कोसेक, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोलिक फंक्शन जो भी है जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये कौन सी सिंगुलरिटी देंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी। ध्यान रखना जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर एसेंशियल सिंगुलरिटी देंगे। फिर हम बात करते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ए फंक्शन हैज ओनली ए पोल एज सिंगुलरिटी देन हैज ए टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड मोनोमॉर्फिक फंक्शन। वो होते हैं जिसमें हमारे पास केवल पोल नजर आए, जैसे ये रहा। एन जेड नॉट एंटायर फंक्शन बिकॉज इसकी सिंगुलरिटी है। जिस फंक्शन की सिंगुलरिटी होगी वो फंक्शन एंटायर नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। सिंगुलरिटी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक इट कॉल्ड है सिंगुलर पॉइंट। जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं वो पॉइंट उसका सिंगुलर पॉइंट होगा। ठीक है, ये दे रखे हैं, या मैंने इसका रेसिड्यू निकाल रखा है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इस क्लास को मैं एक बार यहीं चलो कंटिन्यू रखते हैं, पोल्स तो पढ़ लेते हैं। सिंपल पोल दे रखा जेड इक्वल टू जेड, जिस पॉइंट पे निकालना होगा जेड माइनस जेड जीरो एफ जेड, पोल्स ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे। इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा अच्छे से समझ आएगा। बात करते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। रिमूवल सिंगुलरिटी की कभी भी रेसिड्यू नहीं होगा ओनली फॉर पोल होने पर। रेसिड्यू हमेशा पोल का निकलेगा। जहाँ पर पोल ऑफ सिंगुलरिटी होगी, रिमूवल सिंगुलरिटी का कभी भी हम रेसिड्यू नहीं निकाल सकते। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हम e की पावर x का जो एक्सपेंशन है वो ये लिख रखा है, बाकी कुछ नहीं है। ये इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं। आर्गुमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 1/2 आयोटा बाहर क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा। फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जो फंक्शन नीचे है उसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो हमारे पास आएगा n-v। बाहर क्या हो 1/2 आयोटा, और जो फंक्शन नीचे उसका ऊपर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास आएगा n-v, जहाँ पर n होता है नंबर ऑफ जीरोज, p होता है नंबर ऑफ पोल्स। ये हमारे पास दे रखा है, कोई काम का इतना है। ये क्वेश्चन करने पर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये टेलर सीरीज है, एफ जेड एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन, जहाँ पर एन की वैल्यू एफ एन डेरिवेटिव जेड जीरो अपॉन एन फैक्टोरियल। ये हम जो सीरीज है रियल एनालिसिस में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ये लॉरेंट सीरीज दे रखी है। हाँ, पावर सीरीज समेशन ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन है, इज कॉल्ड पावर सीरीज एट जेड इक्वल टू जेड जीरो। ए एन जेड की पावर एन इज ए पावर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। अगर जेड जीरो की वैल्यू जीरो हो गई तो सेंटर ऑफ ओरिजिन पर पावर सीरीज निकालेंगे, वरना उस पॉइंट पर हम पावर सीरीज निकालेंगे। जेड इक्वल टू जेड जीरो कन्वर्जेंट है तो ध्यान रखना मोड जेड लेस देन होगा जेड जीरो पर। कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट होने के लिए उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट से क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये हमें अच्छे से फिर हम निकालेंगे आर ओ सी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। इसके जो ये जो टाइप के होते हैं आर ओ सी वगैरह, ये इनको हम क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनका मैं एक लेक्चर ले लूँगा जहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जेड की पावर एन का कोफिशिएंट ए एन होता है, इसके पास ए एन जेड एन लिखा होता है, तो ए एन है ना वो जेड एन का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, वहाँ हम करेंगे।